हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आपको पता है, हमने जो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकली हुई है उसके हमने वीडियोस शुरू की हुई हैं आपके लिए, हर टॉपिक के लिए। पहले हम आपको 3 वीडियो दे चुके हैं। आज हम आपके लिए आप चौथी वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है भारतीय इतिहास। इसके बाद हम आपके लिए भूगोल की भी वीडियोस बनाएंगे। आज भारतीय इतिहास से हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। जो प्रश्न पसंद आए या आपको लगे कि ये नोट डाउन करने लायक है और आपको 100% लगे कि एग्ज़ाम में आएंगे, तो उनको नोट डाउन ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। जो दोस्त चैनल पर आज नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे काम जो है पसंद किया जा रहा है और हमें और अच्छा काम करना चाहिए। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किले का रंग महल, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। तो आपको बताना है। तो जो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है वो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है। मुगलों की किस मस्जिद को मोती मस्जिद भी कहा जाता है? दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, या फिर लाल किले में औरंगजेब की जो निजी मस्जिद थी उसको कहा जाता था मोती मस्जिद। तो दूसरे का आपका सी है, आगरे की मोती मस्जिद को, किस मस्जिद को मोती मस्जिद भी कहा जाता है? जो आगरा में मोती मस्जिद है उसको मोती मस्जिद कहा जाता है। हमने भी देखी है, बहुत सुंदर मस्जिद है और बड़ा सुकून भी मिलता है वहाँ जाकर। हमने देखी है इसको। बाबर के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? वह केंद्रीय एशिया में फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। वह अपने पिता की ओर से चंगेज खान और माता की ओर से तैमूर का वंशज था। उसने प्रसिद्ध सूफी कृति मंसीबी का फारसी से तुर्की भाषा में अनुवाद किया था। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। निम्न संकेतों द्वारा उत्तर छांटना है। उपयुक्त सभी 1 2 3 या फिर 1 3 4 या 2 3 4। तो आपको बता दें कि आपका जो तीसरे का उत्तर है वह होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि जो सारे ऑप्शन हैं वो सही हैं। बाबर के बारे में कथन सारे सत्य हैं। वह केंद्रीय एशिया में फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। वह अपने पिता की ओर से चंगेज खान और माता की ओर से तैमूर का वंशज था। उसने प्रसिद्ध सूफी कृति मसनवी का फारसी से तुर्की भाषा में अनुवाद किया था और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, कांकड़ी या फिर दिनार। तो आपको बताना है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसका क्या नाम था? तो चौथे का आपका उत्तर होगा ए, पर्ण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न को मिलाइए। शासक मकबरा, बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर या फिर लाहौर। तो बताना है आपको। इधर शासक का नाम है, इधर मकबरे का नाम है, तो हमें पहले ऑप्शन को मिला लेते हैं। तो पांचवे का आपका उत्तर होगा बी। ठीक है, यहाँ पर ये बी आपका ऑप्शन है। यहाँ इसको मैच कर लेते हैं। तो 1 में जो है आपका ए मैच करेंगे, इनके बाबर का है काबुल में। ए बी सी डी ये सारा सामने है। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदर में, जहांगीर का लाहौर में। तो ये सारे ऑप्शन आमने सामने ही सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इतिहास के प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, नोट डाउन जरूर करिए। किस युद्ध के पश्चात एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं ने गंगा पार की और अपनी जान बचाई थी? 6 का आपका उत्तर होगा सी, चौसा। किस युद्ध के पश्चात एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं ने गंगा पार की और अपनी जान बचाई थी? तो चौसा। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्न में कौन से मुगल शासक एक अर्ध राजपूत माँ से जन्मा था? तो वे कौन से मुगल शासक हैं? अर्ध राजपूत। शाहजहां एवं औरंगजेब, अकबर व जहांगीर, जहांगीर व शाहजहां, जहांगीर एवं हुमायूं। तो 7वें का आपका होगा सी, जहांगीर एवं शाहजहां। तो राजपूत वहाँ पत्नी थी और मुगल शासक आपको पता ही है कौन थे। अगला प्रश्न है। किसके शासनकाल में पेशा पद न केवल शक्तिशाली हो गया अपितु वंशानुगत भी हो गया था? राजा राम, शिवाजी सेकेंड या संभाजी या फिर शाहू जी। तो 8वें का आपका उत्तर होगा डी, शाहू। ठीक है, किसके शासनकाल में पेशा पद न केवल शक्तिशाली हो गया अपितु वंशानुगत भी हो गया था? वहाँ पर जो है एक के बाद उसी वंश के लोग बैठ रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन प्रथम मराठा शासक है जिसे मुगलों से मान्यता मिली थी? तो शाहू या फिर शिवाजी या फिर राजा राम या फिर
संभाजी, तो 9वें का आपका उत्तर होगा ए शाहू। प्रथम मराठा शासक हैं जिसे मुगलों से मान्यता मिली थी, तो वो शाहू। अगला प्रश्न है, नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? जेबुन्निसा, फातिमा बेगम, मेहरुन्निसा या फिर जहांआरा, तो 10वें का आपका उत्तर होगा सी मेहरुन्निसा। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंदावर के युद्ध में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, भीम प्रथम या अर्णोराज या फिर जयचंद्र, तो 11वें का आपका उत्तर होगा डी जयचंद्र। चंद्रावर के युद्ध में भारतीय शासक पराजित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची मतलब दूसरी, एक और देव, पेशवा इंदौर, भोंसले ग्वालियर, ये इधर जो है महाराजाओं के नाम है, इधर उनके जो है राज्य के नाम है। तो आपको बताना है कौन सा महाराज जो है कौन से राज्य का था। होलकर पूना, गायकवाड़ नागपुर या सिंधिया बड़ौदा, तो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 12वें का जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी, ये पहले से ही लगा हुआ है, सी उत्तर है इसका। तो अब देख लेते हैं जो 1 में है, पहले का जो होगा आपका, एक मिनट, पहले का आपका होगा सी, यानी कि पेशवा जो थे वो पूना के थे, और जो भोंसला थे वो नागपुर के थे, होलकर इंदौर के थे, और गायकवाड़ जो हैं ई के थे यानी कि बड़ौदा के थे, और सिंधिया जो थे वो ग्वालियर के थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? थॉमस मुनरो, वारन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा ए थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक था। स्थानीय स्वशासन का पिता किस वायसराय को कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता, जो स्थानीय स्वशासन के पिता किस वायसराय को कहा जाता है? कैनिंग, रिपन, लिटन या फिर कर्जन, तो 14 का आपका उत्तर होगा बी रिपन को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1892 में, 1909 में, 1919 में या फिर 1935 में, तो 15 का आपका होगा सी 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को पारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी वो किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो 1892 या फिर 1909, ये आपको बताना है। तो 16 का आपका उत्तर होगा बी 1909 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था? कैनिंग, लिटन, रिपन, कर्जन, तो बताना है आपको। तो 17 का आपका होगा बी। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लागू किया गया था लिंटन के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया? पहले लागू के बारे में पूछा, अब समाप्त किसने किया? तो बताना है कैनिंग, लिटन या रिपन या फिर कर्जन, तो बताइए। तो 18 का आपका होगा सी, रिपन के द्वारा इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, स्वराज दल का वह नेता कौन था जिसने सर्वप्रथम सरकारी पद स्वीकार करके स्वराज दल को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया था? एसबी तांबे, बीजी पटेल, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, तो बताइए। तो 19 का आपका उत्तर होगा ए एसबी तांबे के द्वारा स्वराज दल का वह नेता था जो सर्वप्रथम सरकारी पद पर स्वीकार करके स्वराज दल के पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया था। किन्होंने? एसबी तांबे ने। चलिए प्रश्न पर, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 20वें का आपका उत्तर नागपुर, लाहौर, हरिपुरा, कलकत्ता क्या होगा? तो 20वें का आपका उत्तर होगा सी हरिपुरा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय फिर चतुर्थ, तो बताना है आपको। तो 21 का आपका होगा ए प्रथम। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम में। और एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि कांग्रेस ने जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो प्रथम भाग कब लिया था? प्रथम भाग में तो लिया नहीं, गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया प्रथम में, लेकिन उसके बाद जब उसने भाग लिया तो कहाँ लिया और कौन से में लिया? ठीक है, चलिए प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1904 में, 1928 में या फिर 1941 में या फिर 1942 में? ये भी नोट डाउन कर लेना आप, इसको भी नोट डाउन कर लेना। क्रिप्स मिशन वाला तो आप जरूर ही नोट डाउन कर लेना। तो 22वें का आपका उत्तर होगा डी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1850, 1851, 1853, 1855, तो 23 का आपका उत्तर होगा बी 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई?
तो 24 का आपका उत्तर अनुशीलन संस्था, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 24 का आपका उत्तर होगा ए, अनुशीलन संस्था। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? क्रांतिकारी नेताओं द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाल हरदयाल, भाई परमानंद या उपयुक्त सभी। तो 25 का आपका उत्तर होगा डी, ये सभी जो थे विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था थी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लिए लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, उपयुक्त सभी प्रावधान। तो आपको बताना है कि जो पूना समझौते की व्यवस्था थी वह किसके अंतर्गत थी? तो 26 का आपका डी है, उपयुक्त सभी प्रावधान। तो हम इसको एक बार सिरे से देख लेते हैं। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था थी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। ये पॉइंट सारे ही आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे क्योंकि पूना समझौता के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए, सामान्य वर्ग में भी रखे गए, बाकी भी रखे गए, ठीक है। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, या तो मोस्टली सभी को पता ही है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी सभी को पता है। महात्मा गांधी, करो या मरो, ये भी सभी को पता है। तो सीधा सीधा आपको पता चल गया कि उत्तर डी है, ये उन्होंने नहीं कहा था। वेदों की ओर लौट चलो, किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद जी ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। तो 28 का आपको उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। ये भी मोस्टली सभी को पता है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया? डायरेक्ट एक्शन। 15 अगस्त 1940 को, 16 अगस्त 1940 को, 27 अगस्त 1940 को, 26 जनवरी 1947 को। तो 29 का आपका उत्तर होगा भी 16 अगस्त 1940 को। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन में मजदूर दलीय सरकार, उपयुक्त सभी तत्व। तो 30 का आपका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी तत्व जो है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। तो 31 का आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। ये आपको सभी को पता ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हैं उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। तो 32 का आपका उत्तर होगा सी, राजा राम मोहन राय। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद का पिता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? राजा राम मोहन राय, लुई विवियन डिरोजियो, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। तो 33 का आपका उत्तर होगा बी, लुई विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल के आंदोलन के प्रवर्तक थे, लुई विवियन डिरोजियो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय है केशव चंद्र सेन को, दादा भाई नौरोजी को, दयानंद सरस्वती को, रामकृष्ण परमहंस को। तो प्रार्थना समाज की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बताइए 34 का आपका उत्तर क्या होगा? तो इसका होगा केशव चंद्र सेन को। चलिए अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस से संबंधित है? यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। देख लो प्रश्न बिल्कुल ये घूम कर आ गया आपके पास, तो आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये है आर्य समाज से। सभी को पता है कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया है और बहुत अच्छा है, ये पढ़िए इसको आप भी। स्वदेशी राज्य चाहे वे जितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो 36 का आपका होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कितने अच्छे उन्होंने बात कही और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कालसी, गिरनार, धौली, 13वें शिलालेख। तो 37 का आपका उत्तर होगा डी, 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में क्या पता चलती है? जानकारी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत,
सभी को मोस्टली पता है कि उनके जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, और सबसे पहले किसने पढ़े थे ये भी इनका प्रश्न बनता है बहुत बार। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? पाली, देवनागरी, ब्राह्मी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का आपका उत्तर होगा सी, ब्राह्मी लिपि में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अशोक के अभिलेख पर मयूर की आकृति है। इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी, नंदनगढ़। तो 40 का आपका उत्तर होगा डी, नंदनगढ़ में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पश्चिमी क्षत्रों का प्रमुख शासक कौन था? नहपान, रुद्रदामन, चस्टन, डेमेट्रियस। तो 41 का आपका उत्तर होगा बी, रुद्रदामन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राजा रेक्स इन रोम किस यूनानी शासक को कहा गया है? मिनेडर, डेमेट्रियस, यूथिडेमस या यूक्रेटाइटिस। तो 42 का आपका उत्तर होगा बी, डेमेट्रियस को भारत का राजा यानी कि रेक्स एंड्रोम यूनानी शासक कहा गया, यूनानी शासक को कहा गया है। कौन? दुभाषीय सिक्कों को भारत में प्रचलित करने वाला पहला यूनानी शासक था अपोलोडोटस, यूथिडेमस, मिनेंडर, डेमेट्रियस। तो बताना है इसमें कि मिनेंडर था या फिर डेमेट्रियस था या अपोलोडोटस थे या फिर यूथिडेमस थे। दुभाषीय सिक्कों को भारत में प्रचलित करने वाले दुभाषीय सिक्के। 43 का आपका उत्तर होगा डी, डेमेट्रियस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। मिनेंडर की राजधानी थी बैक्ट्रिया, तो प्रार्थिया या फिर सांकल या फिर ऊपर उसमें कोई नहीं। तो 44 का आपका उत्तर होगा सी, सांकल। ठीक है, मीनेंडर की राजधानी थी। मीनेंडर किस ग्रंथ में अत्यधिक प्रशंसा की गई है? इसकी जो है मीनेंडर की अत्यधिक प्रशंसा हुई है। मिलनपनो, गार्गी संहिता, महाभाष्य, अवदान, कल्पलता। तो 45 का उत्तर होगा आपका ए, मिलनपनो। पढ़िए इसको, ये आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ये प्रश्न आता है। दरखम कहते थे ग्रंथ को, मूर्ति को, सिक्के को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 46 का क्या उत्तर होगा? सी, सिक्के को हम द्रखम कहते थे। किसके समय में कहते थे ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे। शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। शकों को यह नाम है कुषाण, सिथियन, बैक्ट्रियन, यूनानी। तो बताइए 47 का उत्तर क्या होगा? 47 का होगा बी, सिथियन को शकों के नाम से भी जाना, यानी शकों को सिथियन के नाम से भी जाना जाता है। सिथियन को शकों के नाम से जाना जाता है, बात एक ही है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कनिष्क, अश्वघोष, वसुमित्र, उपगुप्त। तो बताना है 48 का आपका उत्तर होगा सी, वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये काफ़ी जो संगति हुई थी, बौद्ध संगति, कितनी हुई थी और किस किस के उसमें हुई थी? 4 हुई थी, मुझे लगता है 4 ही हुई थी, पक्का तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे याद है जहाँ तक ये 4 हुई थी। तो चौथी तो मैंने बता दी, वसुमित्र के उसमें थी। ये पूरा ही एक चार्ट सा बनता है इसका, तो वो आप बना के देखिए, आपको सब चीज़ों के बारे में इसका पता चल जाएगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम पूरा ये आपको जानकारी दे देंगे इसकी। चतुर्थ बौद्ध संगति हो चुका। मेंडेर किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 49 का आपका उत्तर होगा सी, बौद्ध धर्म का। तो जो मीनेंडर था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए अगले प्रश्न पे। कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, किस उसको कहते हैं? मथुरा कला, गंधार कला, मगध कला या फिर बैक्ट्रियन कला। तो 50 का आपका उत्तर होगा बी, गांधार कला। बहुत ही अच्छी कला है, बहुत ही प्रसिद्ध कला है ये। कनिष्क के शासनकाल में इसको प्रसिद्धि भी मिली और इसका जन्म भी हुआ था। तो इस प्रकार से आपके ये 50 प्रश्न हो चुके हैं और हम 2-3 वीडियो में जो वीडियो बच चुकी हैं उनमें आपकी 160 ये प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करेंगे। पसंद आए हैं प्रश्न तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। अगर कुछ समस्या है प्रश्नों को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। तो ज़रूर बताइए।